complexes. Bonding in complexes. This is the topic. Bonding in complexes. सबसे पहला अप्रोच कॉम्प्लेक्सेस की बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह है वर्नर्स थ्योरी. कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के बारे में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में वर्नर की थ्योरी एक बहुत एलिमेंट्री लेवल पर है, यानी बहुत एडवांस्ड इंफॉर्मेशन थ्योरी में इंक्लूडेड नहीं है. बहुत एलिमेंट्री, बहुत बेसिक इंफॉर्मेशंस के साथ कॉम्प्लेक्सेस में बॉन्डिंग को लेकर बात की गई है. वर्नर्स थ्योरी काफी ओल्ड थ्योरी में है. मतलब वर्नर वाज द फर्स्ट पर्सन to give an approach towards explanation of bonding in complexes. He got Nobel Prize for his work in coordination chemistry. वर्नर की थ्योरी में एलिमेंट्री आइडिया ऑफ बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस इंक्लूड किया गया है, बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके कोई ड्रॉबैक्स नहीं है. आज भी थ्योरी की हेल्प से हम कुछ लिमिटेड प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं. बहुत ज्यादा नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज इस थ्योरी से हम नहीं समझा सकते हैं, बट जितना एक्सप्लेनेशन इस थ्योरी के बेसिस पर बनता है उसमें यू विल नॉट फाइंड एनी काइंड ऑफ लिमिटेशन. उसमें कोई कंट्रोवर्सीज नहीं आएंगी. बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस के लिए हम जो थ्योरीज देते हैं ये थ्योरीज एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है. कॉम्प्लीमेंट्री है से मेरा मतलब यह है कि जैसे वर्नर्स थ्योरी कॉम्प्लेक्सेस में आयोनाइजेशन बिहेवियर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस को एक्सप्लेन करती है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स किस तरह से आयोनाइज होगा, सॉल्यूशन में उसके कौन कौन से आयंस मिलेंगे, सॉल्यूशन में उसके जो भी आयंस मिलेंगे वो कितने नंबर के साथ होंगे, हाउ मेनी मोल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर आयंस विल बी ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग 1 मोल ऑफ द कॉम्प्लेक्स. कंडक्टिविटी मेजरमेंट पर आप फोकस कर सकते हैं यूजिंग वर्नर्स थ्योरी. तो ऐसे कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज हैं जिनको आप वर्नर्स थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं. थ्योरीज के कॉम्प्लीमेंट्री होने का मतलब यह है कि यदि मैं एक कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री समझाना चाहता हूं, उसका शेप एक्सप्लेन करना चाहता हूं, उसका मैग्नेटिक बिहेवियर बताना चाहता हूं, तो मुझे यूज करना पड़ेगा एक दूसरी थ्योरी, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो इसी के बाद हम कंटिन्यू करेंगे. तो अलग अलग थ्योरीज को समझकर हम अलग अलग प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस पर फोकस कर पाएंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं. तो इट विल बी डिसाइडेड बाय द नेचर ऑफ क्वेश्चन कि हम कौन सी थ्योरी के बेसिस पर उस क्वेश्चन का आंसर देने जा रहे हैं. सो वी स्टार्ट विथ वर्नर्स थ्योरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स. वर्नर्स थ्योरी के जो की पॉइंट्स हैं वो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा. व्हाट आर द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी. द वेरी फर्स्ट थिंग जो वर्नर्स थ्योरी में इंक्लूड की गई है वो ये है कि सेंट्रल मेटल एटम ऑफ द कॉम्प्लेक्स possesses two types of valencies. The central metal atom of the complex possesses two types of valencies. किसी भी कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल एटम है उसकी वैलेंसीज को वर्नर्स थ्योरी के हिसाब से दो टाइप से क्लासिफाई किया गया है, दो कैटेगरीज में प्लेस किया गया है. One of the categories is called as primary valency. We can also call it 1 degree valency, primary valency. वर्नर के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, वर्नर की थ्योरी के अकॉर्डिंग प्राइमरी वैलेंसी टर्म यूज की गई थी. बट इन लेटर स्टेज जब आईयूपीएस सिस्टम ने चीजों को
चेंज किया, आईयूपीएसी सिस्टम के अकॉर्डिंग चीजें डिसाइड हुई, उनका नोमेनक्लेचर, उनकी प्रॉपर्टीज, तो रिजल्ट ये निकला कि जिसे पहले वर्नर्स थ्योरी में प्राइमरी वैलेंसी कहा गया था, आईयूपीएसी सिस्टम के अकॉर्डिंग इसी को आजकल हम मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर के फॉर्म में देखते हैं. सो दिस इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन नंबर. अनदर वैलेंसी ऑफ सेंट्रल मेटल एटम वर्नर्स थ्योरी में इंक्लूड की गई थी सेकेंडरी वैलेंसी. द सेकेंडरी वैलेंसी टर्म वॉज यूज्ड इन वर्नर्स थ्योरी. आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग अब हम इसे कॉम्प्लेक्स में इजीली समझ सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की टर्म्स में. एक्चुअली मैंने ब्रैकेट में ये चीजें इसलिए लिख दी हैं क्योंकि नाउ वी आर वेल फैमिलियर विथ ऑक्सीडेशन नंबर टर्म एंड कोऑर्डिनेशन नंबर टर्म. तो आपको वर्नर्स थ्योरी का कंसेप्ट प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी का जो भी था वो इजीली समझ में आएगा, वो इजीली आप रिलेट कर पाएंगे. अब वर्नर ने ये कहा है कि जो मेटल की प्राइमरी वैलेंसी होती है, यह वैलेंसी आयोनाइजेबल वैलेंसी होती है. आयोनाइजेबल वैलेंसी मतलब जो स्पीशीज सेंट्रल मेटल एटम की प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करती है उसे आप आयंस के फॉर्म में डिटैच कर सकते हैं, वो सेपरेट हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ आयन. सॉल्यूशन के अंदर वो आयंस अवेलेबल हो सकते हैं. लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी है वर्नर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग यह नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी है. यह नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी है. यानी जो स्पीशीज सेकेंडरी वैलेंसी को करती है वह आयंस के फॉर्म में सेपरेट नहीं होती, सॉल्यूशन में अवेलेबल नहीं होती. लेटेस्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने वाली स्पीशीज को आप लिगेंड्स बोलते हैं. यस, सो लिगेंड्स आर दोज स्पीशीज दैट सेटिस्फाई secondary valency of central metal atom in the complex. तो वर्नर्स थ्योरी के की पॉइंट्स में एक बार फिर से रिकॉल करते हैं. मैंने अभी अभी क्या क्या आपको बताया है. किसी भी कॉम्प्लेक्स में मेटल की दो टाइप की वैलेंसीज होती हैं. एक प्राइमरी वैलेंसी होती है, एक सेकेंडरी वैलेंसी होती है. प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल है, सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल है. प्राइमरी वैलेंसी से जो अटैच्ड होगा, जो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा, वो आयंस के फॉर्म में अवेलेबल होगा. सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने वाला आयन के फॉर्म में अवेलेबल नहीं होगा. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हर मेटल के लिए अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज फिक्स्ड होती हैं. ईच मेटल हैज इट्स डेफिनेट प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, definite value of the primary and secondary valency, and the metal atom tries to fulfill it in one or the other way. ये जो लास्ट में मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, the metal atom tries to satisfy both of its valencies in one or the other way. इस बात का मतलब यह है कि मेटल एटम किसी भी तरह से इन वैलेंसीज को सेटिस्फाई करता है. अब वो किसी भी तरह से हम क्या बोलना चाहते हैं, व्हाट डज इट मीन, ये पार्ट अपनी लैंग्वेज में क्या मीनिंग रखता है, मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से बताऊंगा. तो आइए जो बातें मैंने आपको वर्नर्स थ्योरी के बारे में बताई है उनको किसी एग्जाम्पल पर अप्लाई करके देखते हैं. वर्नर्स थ्योरी में सेकेंडरी वैलेंसीज को और प्राइमरी वैलेंसीज को फॉर्मूला रिप्रेजेंट करते वक्त प्राइमरी वैलेंसीज को डॉटेड लाइन से और सेकेंडरी वैलेंसीज को सॉलिड लाइन से कॉम्प्लेक्स के फॉर्मूला में रिप्रेजेंट किया जाता है. तो इस बात को हम एग्जाम्पल लेते वक्त अप्लाई करेंगे, यूज करेंगे. सो आई हैव मेड इट क्लियर, आयोनाइजेबल वैलेंसीज विल बी शोन बाय द डॉटेड लाइंस, नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी विल बी शोन बाय सॉलिड लाइन. हम लेते हैं कोबाल्ट क्लोराइड और इसकी वेरिंग अमाउंट ऑफ
अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं। वेरिंग अमाउंट ऑफ अमोनिया, अलग अलग अमाउंट ऑफ अमोनिया लिया जाए, कोबाल्ट क्लोराइड के साथ ट्रीट किया जाए और कॉम्प्लेक्स सिंथेसाइज किए जाए, उनको क्रिस्टलाइज आउट किया जाए, क्रिस्टलाइजेशन किया जाए उनका। वर्नर ने कई कॉम्प्लेक्सेस पर स्टडी किया है और अपने ये कंक्लूजन दिए हैं। कई कॉम्प्लेक्सेस वर्नर ने खुद सिंथेसाइज भी किए हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को प्रूव भी किया है। उन्हीं में से एक एग्जांपल आप देख रहे हैं जिन पर वर्नर ने वर्क किया है, कॉमन एग्जांपल्स में से ही होते हैं ये। कोबाल्ट क्लोराइड अमोनिया के साथ जब रिएक्ट करता है कंपाउंड, कोबाल्ट क्लोराइड इज अ सिंपल सॉल्ट, इट इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, बट जब ये अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हमारे पास होते हैं। एक्चुअली जब एक्सेस अमाउंट ऑफ अमोनिया लिया जाता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ अमोनिया, तो उसके साथ मिलने वाला कोबाल्ट क्लोराइड का जो कॉम्प्लेक्स होता है, इट्स फॉर्मूला इज COCl3 6NH3। इनफ अमाउंट ऑफ अमोनिया, एक्सेस अमाउंट ऑफ अमोनिया मतलब जितना रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड है उतनी पूरी क्वांटिटी लिए जाने पर क्रिस्टल्स ऑफ द कंपाउंड COCl3 6NH3 इस कंपोजिशन वाले हैं। मैं इसे कॉम्प्लेक्स नंबर 1 बोल देता हूं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड 1 है ये। सेकेंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो इस रिएक्शन से हमें मिलता है, ये तब मिलता है जब आप अमोनिया की क्वांटिटी रिक्वायर्ड के कंपैरिजन में कुछ कम लेते हैं, कुछ लेस अमाउंट लेते हैं, तो एक और टाइप के क्रिस्टल्स मिलते हैं जिनका कंपोजिशन होता है COCl3 5NH3। थर्ड, जब आपने अमाउंट ऑफ अमोनिया को और लिमिटेड करके कॉम्प्लेक्स सिंथेसाइज किया तो क्रिस्टल में जो कंपोजिशन था वो था COCl3 4NH3। ठीक ऐसे ही वन मोर एग्जाम्पल इज COCl3 3NH3। अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थ्योरी, ये जो आप 4 कॉम्प्लेक्सेस देख रहे हैं, इनमें कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसी 3 है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर अपने हिसाब से। कोऑर्डिनेशन नंबर जो इस तरह के फॉर्मूला से आप नहीं समझ पा रहे होंगे, बट कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर यानी वर्नर्स थ्योरी के हिसाब से सेकेंडरी वैलेंसी ये 6 है इन सारे कॉम्प्लेक्सेस में। अब यदि प्राइमरी वैलेंसी 3 है और सेकेंडरी वैलेंसी 6 है और कोबाल्ट इन सारे कॉम्प्लेक्सेस में अपनी दोनों वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्वेश्चन है कैसे। यह एक्सप्लेन किया जाता है इस तरह से कि इन द वेरी फर्स्ट कॉम्प्लेक्स all the 3 chloride were satisfying the primary valency of cobalt. Exclusively तीनों क्लोराइड ने कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई किया है और 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स जो आपने शो किए हैं यहां, वे सभी कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सॉलिड लाइंस मैंने ड्रॉ की हैं to represent the secondary valencies. Ionizable valencies are purely satisfied by chloride. Non-ionizable valencies are satisfied by ammonia. जिस वक्त आप कॉम्प्लेक्सेस को सिंथेसाइज कर रहे थे, सेकेंड कॉम्प्लेक्स के सिंथेसिस के वक्त हमने अमोनिया की क्वांटिटी को कम कर दिया था, इसलिए आपका कॉम्प्लेक्स का कंपोजिशन ये रहा। मेटल ने उस चीज को मैनेज कैसे किया, मतलब अपनी वैलेंसीज को सेटिस्फाई कैसे किया, क्योंकि उसकी वैलेंसीज तो फिक्स्ड हैं। मेटल ने इस चीज को कुछ इस तरह से मैनेज किया है। इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड लाइक दिस कि सेकेंड वाले कॉम्प्लेक्स के अंदर
out of the 3 chloride, 1 chloride is satisfying both the valencies of cobalt. However, the 2 chloride are satisfying purely only primary valency of cobalt. Yes, this type of situation is possible. Chloride primary secondary दोनों valencies को satisfy करे. यहां पर जो 5 अमोनिया है, अमोनिया यूनिट्स शो की गई हैं, ये कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसीज को सेटिस्फाई करने वाली यूनिट्स हैं, लाइक दिस. यह कॉम्प्लेक्स सेकेंड वाला है. नाउ वी कम टू थर्ड कॉम्प्लेक्स. इसके सिंथेसिस के वक्त आपने क्लोराइड की क्वांटिटी, कोबाल्ट क्लोराइड की क्वांटिटी के साथ अमोनिया की क्वांटिटी को और लिमिटेड कर दिया. इसके चलते कोबाल्ट को आउट ऑफ 3 क्लोराइड 2 क्लोराइड के साथ अपनी प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करना पड़ा, और एक ही क्लोराइड अब प्योरली प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है. बाकी जो 4 NH3 यूनिट्स हैं वो कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर रही है. जो लास्ट कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हैं, एट द टाइम ऑफ इट्स सिंथेसिस आपने अमोनिया की क्वांटिटी को और लिमिटेड बनाया. एज ए रिजल्ट इस बार कोबाल्ट ने अपनी वैलेंसीज को सेटिस्फाई करने के लिए तीनों क्लोराइड को मना लिया है कि वे उसकी प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दे. ऑफ कोर्स दीज आर द 4 कॉम्प्लेक्सेस. अभी हम वर्नर के इस एक्सप्लेनेशन के सपोर्ट में कॉम्प्लेक्सेस की प्रॉपर्टीज को भी देंगे, क्योंकि व्हाट इज अ थ्योरी? अ थ्योरी गिव्स एन एक्सप्लेनेशन फॉर द फैक्ट्स, प्रैक्टिकली डिटरमाइंड फैक्ट्स. इन कॉम्प्लेक्सेस के कुछ प्रैक्टिकली डिटरमाइंड फैक्ट्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें वर्नर की थ्योरी इस बेसिस पर वेल एक्सप्लेन कर सकती है, वेल सेटिस्फाई कर सकती है उन फैक्ट्स को. सो वंस अगेन लेट अस टॉक अबाउट दीज कॉम्प्लेक्सेस. हां, इन सारी चीजों को और इजी बनाने के लिए मैं इन्हीं कॉम्प्लेक्सेस का IUPAC फॉर्मूला लिखूंगा. अभी मैंने वह फॉर्मूला रोक कर रखा है जिससे कि आप जो वर्नर थ्योरी का फॉर्मेट है पूरा उस बेसिस पर कॉम्प्लेक्सेस को समझ जाएं. IUPAC के अकॉर्डिंग जैसे ही हम इन कॉम्प्लेक्सेस के फॉर्मूला लिखेंगे, यू विल कम टू नो एंटायर सिचुएशन. द एंटायर सिचुएशन विल बी वेरी क्लियर. कोई डाउट ही नहीं बचता है उसके बाद में. लेकिन उस पॉइंट तक जाने के पहले थोड़ा मैं कुछ और चीजों को भी रिलेट करूंगा जिससे आपको एक एक्सट्रैक्ट ऑफ वर्नर थ्योरी समझ में आ जाए इन एग्जांपल्स को लेकर. मैंने क्या कहा? कोई भी थ्योरी प्रैक्टिकली डिटरमाइंड फैक्ट्स को, प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए होती है. हमने थ्योरी पहले बता दी है अभी. अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूं और फिर हम टैली करते हैं कि क्या वो फैक्ट्स इस थ्योरी से, इस एक्सप्लेनेशन से मैच कर रहे हैं, सेटिस्फाई हो रहे हैं